हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की ज्योग्राफी की क्लास पर आते हैं। तो ज्योग्राफी में हम वायुमंडल में पवनों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये जाना था कि 3 प्रकार की पवनें होती हैं। तो जिसमें कि जो प्रचलित पवनें हैं वो उसके बारे में हम हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें कवर कर चुके थे, पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम जो मौसमी पवनें हैं और जो स्थानीय पवनें होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? बाकी किसी का कोई डाउट हो अब तक की क्लासेस का तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं मौसमी पवनों की। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती हैं मौसमी पवनें। तो जो हमारी मौसमी पवनें होती हैं किस तरीके की होती हैं, या एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो पहले हम ये जानेंगे कि मौसमी पवनें एग्जैक्ट में होती क्या हैं। ठीक है, तो मौसमी पवनें क्या क्या होती हैं? मौसमी पवनें मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उन्हें मौसमी पवन कहा जाता है। मतलब मौसम, जब मौसम में चेंजेस आते हैं, वेदर में चेंजेस आते हैं, या फिर समय में परिवर्तन, जब टाइम चेंज होता है उसमें परिवर्तन होता है, तो उसके हिसाब से जो विंड हैं, जो पवनें हैं, उनकी डायरेक्शन बदल जाती है, तो उनको हम मौसमी पवनें बोलते हैं। ठीक है, अब मौसमी पवनें होती कौन सी हैं? जैसे मानसूनी पवन हो गई, स्थल समीर तथा समुद्री समीर। यहाँ समीर मतलब पवन से ही है। तो मानसूनी पवनें हो गई। मानसूनी पवनें का कौन सी होती हैं? जो मानसून को लेकर आती हैं, मानसून के टाइम पर जो चलती हैं, तो वो मानसूनी पवनें हो गई। फिर आगे आता है स्थल समीर तथा समुद्र समीर। तो स्थल और समुद्र समीर क्या होता है उसके बारे में चलिए देखते हैं, एक बार जानते हैं। ठीक है, तो स्थल व समुद्र समीर क्या होती हैं? ऊष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में स्थल व समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। जो ऊष्मा का अवशोषण होता है और स्थानांतरण होता है, ऊष्मा जो हीट होती है, हीट फॉर्म में जो एनर्जी होती है ऊष्मा, तो उसका क्या है, उसका अवशोषण होता है, या तो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब की जाती है, या फिर वो एक जगह से, एक स्थान से दूसरी जगह, मतलब दूसरे स्थान पर परिवर्तन होती है। तो क्या है, स्थल व समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। जब जो किसको, ऊष्मा का अवशोषण होता है या फिर उसका स्थानांतरण होता है, तो स्थल जमीन जिसको हम बोलते हैं, या समुद्र जो हमारा समुद्र है, तो उनमें क्या है, भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग होते हैं। मतलब जब सारा पढ़ा दूंगी, जब अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगी, पहले ये समझो। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है। दिन के दौरान क्या होता है, जो स्थल का भाग होता है समुद्र की अपेक्षा वो अधिक गर्म हो जाता है। अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठती हैं, तो जिससे क्या होता है, स्थल की जो हवाएं हैं वो ऊपर उठने लगती हैं और भिन्न दाब क्षेत्र बनता है, और निम्न दाब क्षेत्र बनता है। जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और उन पर उच्च वायुदाब बना रहता है। जबकि जो समुद्र है उनमें पानी है, पानी ठंडा है, तो उस वजह से क्या है, वहां पर उच्च वायुदाब बना रहता है। इससे समुद्र के स्थल की तरफ समुद्र समीर के रूप में प्रवाहित होती हैं। अब जो समुद्र के स्थल की तरफ वो जो हवाएं हैं वो जाने लगती हैं। रात्रि में इनके एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है। स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा होता है। दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ होने पर स्थल समीर प्रवाहित होती है। देखो अब इसको ऐसे समझो, क्या होता है, दिन में क्या होता है, सूर्य की जो रेज आती हैं, किरणें होती हैं, तो स्थल पर पड़ती है, तो स्थल समुद्र की अपेक्षा, यानी कि पानी की अपेक्षा स्थल जो होता है, ज़मीन जो होती है, वो जल्दी गर्म हो जाती है। अब समुद्र में क्या है, समुद्र तो बहुत गहरा है। समुद्र की, अब सूरज की जो किरणें हैं वो समुद्र के बिल्कुल, मतलब कोई कोई ऐसा भी है कि बिल्कुल तल तक भी नहीं जा पाती हैं, नीचे बिल्कुल अंधेरा रहता है, इस तरह की क्या है, मतलब पानी स्थल की अपेक्षा धीरे धीरे ठंडा होता है, गर्म होता है। इतने जल्दी स्थल गर्म हो जाता है, उससे ज़्यादा टाइम लगता है पानी को गर्म होने में। तो इस वजह से दिन के टाइम में क्या होता है, स्थल गर्म हो जाता है और पानी जो है, जो समुद्र है, वो ठंडा रहता है स्थल की अपेक्षा। तो जिस वजह से क्या होता है, जब गर्म हो गया तो जहाँ पर हम हीट, हमारा जो चीज़ गर्म हो जाती है, जहाँ हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, तो वहाँ से जो एयर का जो प्रेशर है वो कम होने लगता है, हवा ऊपर उठने लगती है। अब क्या है,
स्थल की तरफ क्या है कि वहाँ का जो वायु दाब है वो निम्न होने लगता है, वो कम होने लगता है, और जो समुद्र का वायु दाब है वो उच्च रहता है कंपैरिजन टू स्थल। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ की पवनें समुद्र की तरफ चलने लगती हैं, समुद्र की पर उनकी डायरेक्शन हो जाती है। और रात में इसका जस्ट अपोजिट होता है। अब रात में क्या होता है कि स्थल जल्दी ठंडा हो जाता है, समुद्र की अपेक्षा धीरे 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 वो ठंडा हो रहा है, दिन में गर्म हो रहा है, रात में धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। लेकिन ज़मीन पे क्या होगा, जो स्थल है उस पर वो जल्दी ही ठंडा होता है, जल्दी ही गर्म होता है। तो रात के टाइम पे क्या हुआ, समुद्र गर्म है और जो स्थल है वो ठंडा है। ठीक है, जल्दी ठंडा हो गया, रात हुई तो समुद्र की जो हवाएं हैं वो स्थल की तरफ आने लगती हैं, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ क्या हुआ, ज़्यादा टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर में जो वायु दाब है, एयर प्रेशर है, हमेशा हाई टू लो जाता है, तो फिर वो कहाँ जाएगा, स्थल की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से जो स्थल और समुद्र की जो समीर है वो इस तरीके से आती और जाती रहती है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 6-7 क्लास की साइंस की बुक में है ये सब चीज़ें, आप चाहें तो उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम क्या बात करते हैं, आगे बात करेंगे हम स्थानीय पवनों की। तो ये जो स्थानीय पवनें हैं ये बहुत ज़्यादा होती हैं, काफ़ी सारी हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो मैं इनमें से देखूंगी जो मेन है वो ही आपको करा दूंगी। अब अगर आगे की बात करें तो आगे आती है हमारी स्थानीय पवनें, जिनको हम प्रमुख गर्म स्थानीय पवनें भी बोलते हैं। ठीक है, तो शीतल हमने पहले पढ़ लिया था, हर स्थान की अलग अलग कौन सी जगह कौन सी शीतल हवाएं किस स्थान पर चलती हैं। लेकिन यहाँ ऐसा है कि थोड़ा सा मैं इनके बारे में डिस्क्राइब कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा इसमें डिटेल में क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्थानीय पवनों में सबसे पहली जो पवन आती है वो आती है चिनूक। अभी चिनूक पवन क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि चिनूक पवनें हैं वो कौन सी पवनें स्थानीय पवनें हैं, या फिर बीच में से पूछ लेगा और पूछेगा कि ये किस प्रकार की, मतलब इन पवनों को कौन सी पवनें बोलते हैं, तो आपको चिनूक पे आंसर लगाना है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली गर्म या शुष्क पवन है। अब हमें सबसे पहले ये बात पता चल गई कि जो चिनूक पवन है ये गर्म या शुष्क पवन है, और कहाँ पर मिलती है ये, यूएसए या फिर कनाडा में, उसमें भी जो रॉकी पर्वत श्रेणी है उसके पूर्वी ढाल के साथ। ठीक है, पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली गर्म या फिर शुष्क पवन है कौन, जो चिनूक है। आगे आता है, यह पवन रॉकी पर्वत के पूर्व के पशुपालकों के लिए बड़ी ही लाभदायक है। अब ये जो चिनूक पवनें हैं, तो जो रॉकी पर्वत है उस पर उसके जो पूर्व में जो पशुपालक हैं, जो पशुओं को पालते हैं, तो उनके लिए ये जो पवन है चिनूक पवन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। वो किस लिए लाभदायक है, क्योंकि शीतकाल की अधिकांश अवधि में यह बर्फ़ को पिघलाकर चारागाहों को बर्फ़ से मुक्त रखता है। इस पवन से क्या होता है, सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ती है तो ये पवन उस बर्फ़ को पिघला देती है, और जिससे कि फिर जो चारागाह हैं वो क्या है, उसको बर्फ़ से मुक्त हो जाते हैं, जिससे जो पशुपालक हैं उनको फ़ायदा होता है। तो आई होप चिनूक पवनों के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। तो अगर क्वेश्चन घुमा के कहीं से भी कैसे भी कुछ भी पूछा जाए तो हमको आंसर दे देना है। आगे आती है फ़ौन। अब ये फ़ौन जो पवनें हैं ये कैसी होती हैं, यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं। देखो ये तो पूर्वी ढाल से, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं फ़ौन की तो ये उत्तरी ढाल, जो उत्तरी ढाल है उससे नीचे उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। अब जो फ़ौन पवनें हैं तो आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल की तरफ है, ठीक है, और कहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव होता है स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके प्रभाव से बर्फ़ पिघल जाती है और पशु चारकों के लिए चारागाह मिल जाता है। अब इससे भी क्या आता है, इसके प्रभाव से स्विट्जरलैंड के अंदर जो बर्फ़ वगैरह होती है वो पिघलती है, और चारागाहों के लिए क्या होता है, जो पशु चारक है उनके लिए चारागाह मिल जाता है। आगे है इसमें, इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ऐसी कौन सी पवन है जिसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक जाते हैं, तो आपको आंसर में बताना है फ़ौन पवनें। ठीक है,
मतलब कोई भी जो एग्ज़ाम में पूछी गई है ना, उसमें कुछ ना कुछ फैक्ट है जिस हिसाब से उसके बारे में एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है। आगे हम बात करते हैं हरमट्टन की। हरमट्टन जो पवन होती है वो कौन सी होती है? यह सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं। अब ये कहाँ पर है? ये सहारा डेजर्ट के कहाँ पर? उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। यह पवन सहारा से गिनी तक की ओर बहती है। अब ये जो पवन है ये बहती चलती कहाँ से कहाँ तक है? ये सहारा से गिनी तक चलती हैं और गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा कहा जाता है और गिनी के तट पर इसको डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। तो अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो हरमट्टन जो पवनें हैं वो कहाँ से कहाँ तक चलती हैं, तो सहारा रेगिस्तान से जो है वो उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली हैं और कहाँ से कहाँ तक? सहारा से गिनी तट की ओर चलती हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो डॉक्टर पवन है उनको कौन सी पवनों को डॉक्टर पवन कहा जाता है, तो आपको हरमट्टन एग्जाम में टिक करना है। या फिर आपसे ये ऐसे भी पूछ सकता है कि जो हरमट्टन पवनें होती है उनको और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बता देना है कि डॉक्टर हवा कहा जाता है उसको। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे आते हैं, हम आगे की जो हमारी पवनें हैं उन पर आते हैं। अगली जो स्थानीय पवन आती है वो आती है सिराको। अब ये जो सिराको पवन है इससे रिलेटेड क्या एग्जाम में पूछ सकते हैं, या इसकी जानकारी ये है कि यह सारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लदी गर्म हवा है। मतलब ये जो सिराको पवन है ये क्या है? सिराको पवन कि सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलती है और साथ ही साथ अपने साथ में धूल के कण भी लेकर चलती है। जब यह भूमध्य सागर पार करती है तो आर्द्र हो जाती है और जब यह भूमध्य सागर को पार कर लेती है तो ये पवन ये वायु जो है कौन सी? सिराको, ये आर्द्र हो जाती है और इटली पहुंच जाती है। और आर्द्र होने के बाद ये कहाँ पर पहुंच जाती है? इटली के अंदर पहुंच जाती है। इसके अन्य स्थानीय नाम, अब ये जो सिराको पवन है इसको और हर देश में मतलब अलग अलग देश में किस नाम से जानते हैं, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए ये जो सिराको पवन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो खमसिन बोलते हैं इसको मिस्र के अंदर, किसको? सिराको पवन को खमसिन मिस्र के अंदर बोलते हैं। फिर गिबिली बोलते हैं लीबिया के अंदर, चिली बोलते हैं टूनीशिया के अंदर, लेस्ट बोलते हैं मैड्रिया के अंदर और सिराको इटली में और लेबेक बोलते हैं स्पेन के अंदर। तो इन 5-6 नामों से और अलग से इसको जाना जाता है। इसके 5-6 नाम और अलग हैं। कौन सी पवन के? सिराको पवन के। तो अगर इससे रिलेटेड एग्जाम में कुछ भी पूछे आपसे तो आपको आंसर दे देना है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। आगे बात करें तो सिमुम पवन की बात आती है। तो सिमुम जो पवन है यह अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। तो यह जो सिमुम जो पवन है ये कहाँ पर बहती है? अरब रेगिस्तान में। सीधी सी बात है, जो स्थानीय पवनें होती हैं वो गर्म होती हैं, शुष्क होती हैं, तो हम शुष्क और गर्म हवाओं के बारे में ही अभी पढ़ रहे हैं। आगे बात करें तो ब्लैक रोलर। अब ये जो ब्लैक रोलर है ये कौन सी है? यह उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिणी पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी तेज धूल भरी चलने वाली आंधी है। अब ये जो ब्लैक रोलर है इसका नाम ही ब्लैक से है, तो काला, जब आंधी आती है तो सारा काला काला हो जाता है। तो उसी तरीके से ये कौन सी पवन है? यह उत्तरी अमेरिका, कहाँ से चलती है? उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिणी पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी तेज धूल भरी चलने वाली आंधी है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। आगे है ब्रिक फिल्डर। अब ये ब्रिक फिल्डर कौन सी होती है? यह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। तो ये जो ब्रिक फिल्डर है ये कहाँ पर चलती है? ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलती है गर्म हवा। फिर आते हैं नॉर्वेस्टर पवन पर। तो जो नॉर्वेस्टर पवन है ये न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। अब ये जो नॉर्वेस्टर पवन है ये न्यूजीलैंड में जो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं उनसे उतरने वाली गर्म और शुष्क हवा है। आगे आती है शामल। तो जो शामल है यह इराक एवं फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। तो जो शामल है ये इराक में और फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। अभी और भी पवनें रह गई हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे।
तो क्लास आज की इतनी ही है। आपको क्लास कैसी लगी है, समझ आई है या नहीं आई है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो उसको लाइक करने के बाद आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस क्लास के लिंक को भी। तो आज के लिए इतना ही। अब कल हमारी हिस्ट्री की क्लास होगी। हिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट उस पर कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।